आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब रानी ने सेनापति से सारी बातें सुनी, सुनने के बाद में सखी को बुलाया। उसकी जो खास सहेली सखी थी उसको बुलाया। उसके बाद में जो महाराज का पार्थिव शरीर लेकर के अंतिम अंतिम काम करने के लिए ले गए थे मरण सैया में, उसको बुलाया, उससे सारी बातें सुनी। उन्होंने जब बताया कि साहब ये बातें हैं, तो उस समय रानी खुश हो गई कि नहीं, ये महाराज तो नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेनापति को कोई धोखा हुआ है। एक तरफ से वो संतोष कर ली कि महाराज तो ये नहीं है, ये कोई बहरूबिया है जो कुछ बातें सुनी है, कुछ अपने मन से बोल करके और गांव के रियासत के लोगों से सुन करके वो बेवकूफ बना रहा। फिर वो अकेली सखी को भेज देती है, इधर में वो जो आए थे उनको भेज देती है अकेली अपने सैन कक्ष में। सोचती रहती है कि ये रियासत में सब जगह बातें फैल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर कोई बगावत हो जाए। इसलिए उसने ये सोचा कि क्यों न मैं जाकर के पता लगाऊं। मगर वो सोची कि अगर मैं महल से निकलूंगी तो महल में के बाहर जो पहरेदार है वो देखेंगे अनजान साये को बाहर निकलते हुए, तो हो सकता पीछा करे, हो सकता उनको पकड़ ले, तो चीज तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने फिर क्या कहा कि सेनापति को बुलाया और सेनापति को बुला के कहा कि सेनापति, आप इस रियासत के सबसे वफादार सैनिक हो और जितना ये रियासत आप पे विश्वास करती है शायद किसी भी विश्वास नहीं करती। इसलिए मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोला कहिए। बोले क्यों न उस सन्यासी को राज दरबार में पेश किया जाए। पेश करके हम लोग उनसे सवाल पूछें और तब समझ में आएगा कि ये आदमी वाकई बहरूबिया है या कोई और है। सेनापति ने कहा कि महारानी, आप जो बोल रही हैं, देखिए शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं है, वो नहीं हुआ था, लेकिन आप जब बोल रही हैं कि वो महाराज नहीं बहरूबिया है, तो खैर आप ये भी करके देख लीजिए। बोले कब की मैं सभा मुकम्मल करूं। तो महारानी कहा कल्पना ने कि सेनापति, मैं 1-2 दिन में आपको इत्तला करूंगी, उसके हिसाब से आप सभा का आयोजन कीजिएगा और वहां पर उस सन्यासी को बुलाया जाए। बोले ठीक। अब उसके बाद के अंदर सेनापति इंतजार करने लगा और सेनापति के कान में कई तरीके की खबरें आने लगी कि वो सन्यासी वाकई चमत्कारी है, वो जो जो चीजें बता रहा है वो सब सच हो रही है। और विशेषकर रियासत के बारे में उसने बताया कि रियासत के अंदर आज से करीब 12 साल पहले एक अकाल पड़ा था। उस अकाल के अंदर राजा ने अपने रियासत के अपने राजमहल के खजाने खोल दिए थे कि हमारी प्रजा को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, और उसने 3 खजाने खाली कर दिए थे, खाली प्रजा को खुश रखने के लिए कि उनको कोई तकलीफ ना हो। ये सब बातें जब सेनापति के कान में जब जा रही थी, उसे फिर भी उसे विश्वास हो रहा था कि ये है तो महाराज ही, लेकिन फिर वो रानी की बात सुनकर के उसको होता था कहीं ये बहरूबिया हो। फिर बाद में सेनापति ने सोचा कि उन्हें 3-4 गुप्तचर भेजे जाए, उसकी पूरी समीक्षा की जाए कि ये सन्यासी आखिर है कौन। अब कुटिया के चारों तरफ कम से कम 4 गुप्तचर लगा दिए गए। वो देखा कि वो सन्यासी क्या करता है।
एक दिन के अंदर सारी रिपोर्ट लेकर के चारों जने सेनापति के पास आते हैं, आके कहते हैं कि यहाँ आपने उनको जो ध्यान दिया उनके ऊपर, दिन भर की दिनचर्या, रात की, वो सारी मुझे बताइए आप। तो चारों ने बताया, बोले साहब ये वाकई ही सन्यासी है, इसकी जो काम करने का तरीका, रहने का तरीका जो भी है वो सब सन्यासी की तरह ही है। और वाकई ये सन्यासी को महापुरुष है, क्योंकि ये सुबह 4 बजे उठता है और रात को करीब 1 बजे सोता है। मतलब 4 घंटे खाली सोता है और बाकी दिन वो सिर्फ रुद्राक्ष की माला लेकर के उसका जाप करता रहता है। लोग आते हैं उससे मिलने के लिए, लोग पूछते हैं अपने बारे में और इस रियासत के बारे में, तो वो खाली एक ही जवाब देता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ इस रियासत को खुशहाल रखने के लिए कर रहा हूँ। सेनापति उन चारों की बातें सुनता है। सुनने के बाद में उसके समझ में आता नहीं है तो ये महाराज ही, लेकिन फिर बोलता है कि जिस हिसाब से उसकी शैली है 24 घंटे की, जिस हिसाब से उसने किया, जो भी कर्म किए हैं, वो चारों ने आगे जब बताया तो ऐसा लगा कि वाकई सन्यासी है। कि महाराज तो ऐसे थे नहीं, महाराज तो रात को 9:30-10 बजे सो जाते थे मदिरा पी करके, और सुबह उठते थे वही 9-10 बजे उठते थे। वो भी उनके सैन्य कक्ष की जो दासियाँ थी वही आके उठाती थी उनको, या रानी आकर के उठाती थी उनको। लेकिन इनकी दिनचर्या ही अलग एकदम। चौथे दिन सेनापति के पास में रानी कल्पना का संदेश आता है कि आपसे रानी मिलना चाहती है। सेनापति अपने आप को तैयार करके वहाँ पहुँचता है उनके महल में। महल में पहुँचता तो रानी कल्पना उनको देख के कहती है, एक काम कीजिए, मेरे सैन्य कक्ष में आप आइए। आगे आगे रानी, पीछे पीछे सेनापति सैन्य कक्ष में जाते हैं। 3-4 सैनिक सैन्य कक्ष के बाहर खड़े हो जाते हैं। अंदर में खाली रानी कल्पना और सेनापति। कह बोले कि बोलिए महारानी, क्या करना चाहिए? बोले मुझे ऐसा लगता है आप एक काम करो, उनको अरेस्ट करके लेके आओ, उनको गिरफ्तार करो, करके कैद खाने में लेकर के आओ। और वहां पे मैं इनके साथ में बात करूंगी, इनसे पूछूं, क्योंकि अगर मैं वहां जाती हूं तो गांव के लोग देखेंगे कि एक रानी सन्यासी जी क्यों ले आई है। आप इसको गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दो, और वहां पे मैं रात को इनसे बात करूंगी। बोले कि देखिए महारानी, ये चीज मेरे से संभव नहीं होगी, लेकिन खैर आपने जब कहा है तो आपकी आज्ञा का पालन भी होगा। मैं अपने विशेष जो सैनिक हैं उनको भेज करके उनको अरेस्ट करके कैद खाने में रखवा दूंगा, कैद करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको इतना करता हूँ। बोले जितना शीघ्र हो सके कीजिए आप। सेनापति राजमहल से, सैन्य कक्ष से निकल जाता है। फिर वो अपने घर में आता है, आके सोचने लगता है कि ये क्या रूप है रानी का। लेकिन फिर भी उतना नहीं सोचता है। अपने 4-5 विशेष सैनिकों को भेज करके सन्यासी को गिरफ्तार करके बंदी बना करके कारागार में लाकर डाल देता है। फिर बाद में वो चारों सैनिक आके बताते हैं सेनापति को कि हुजूर, हमने सन्यासी को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया है। बड़ा अच्छा, ठीक है, जाइए आप। अब वो चले गए। जाने के बाद में सेनापति सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। पहले मैं जाके मिलूं महाराज। नहीं, मैं तो नहीं मिलूंगा, क्यों मैं मिलूंगा तो महाराज को ये समझ में आएगा कि मैंने सारा काम किया। उसने कहा आज रात निकल जाने दो, कल सुबह मैं रानी कल्पना को जाके बता दूंगा कि महाराज को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया है। अब जब चाहे आप जाके मिल सकती हैं।
रात जैसे भी उसने निकाली, दूसरे दिन सुबह उसने इतना भिजवाई कि सेनापति आपसे मिलना चाहता है। सेनापति रानी के पास गया, जाके उसने बताया कि रानी, हमने सन्यासी को बंदी बना करके कैद खाने में डाल दिया है, आप जब चाहे जाके उनसे मिल सकती है। बोले नहीं सेनापति, अभी तुम उनसे नहीं मिल सकती, क्योंकि दिन में अगर मिलूंगी तो वहां पे जो कारागार के जो पहरेदार हैं वो मुझे देख लेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, आज रात को मैं 11 बजे कैद खाने में जाऊंगा, उस समय वहां पे कोई पहरेदार नहीं रहना चाहिए। मैं जाऊंगी, उनसे मिलूंगी और ठीक बात करके मैं वहां से निकल जाऊंगा, उसके बाद में पहरेदार वापस लगा दीजिएगा। बोले जो आज्ञा आपने जो कहा वही होगा। अब वो सेनापति वहां से निकल गया। निकलने के बाद उसने अपने वही जो 4 सैनिक थे जो विश्वासी, उनसे कहा कि देखो एक काम करो, जिस कारागार में तुमने सन्यासी को बंदी बनाया है उस कारागार में ध्यान रखना, 11:15 बजे से लेकर के 12 बजे तक वहां कोई पहरेदार नहीं रहना चाहिए। रात को उस वक्त कोई पहरेदार नहीं रहेगा, खाली वो कैदी रहेगा और पहरेदार कोई नहीं रहेगा। वहां पे एक जना जाएगा, उनसे मिलेगा और फिर वापस वो आ जाएगा, तो 1 घंटे बाद में फिर पहरेदार को वहां पे आप तैनात कर दीजिए। चारों जने सुन के बोलते ठीक है सेनापति जी, आप जो बोलते वैसा ही होगा। अब रानी दिन भर कैसे भी करके निकाली, निकालने के बाद में अब रात आई 10:30 बजे, उसे 11 बजे कैद खाने में पहुंचना। अब वो अपने आप को काले कपड़ों में अपने आप को ढका, एक नकाब पोश लगाई, लगा करके वो कैद खाने पहुंची। कैद खाने जब पहुंची तो वहां देखा कोई पहरेदार नहीं था। वो अंदर गई, देखा वो एक सन्यासी, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, हल्की हल्की उनकी दाढ़ी थी और बड़ी मतलब कि नींद की अवस्था में वहां लेटा हुआ था। उसने बड़े गौर से उसको देखा। देखने के बाद में वो उसके पास गई और जाके उसने सींचों के अंदर से आवाज दी, ए सन्यासी। दूसरी आवाज दी, ए सन्यासी। तीसरी आवाज दी तो लेटा लेटा ही उसने कहा, रानी कल्पना। इतना कहना था कि रानी के होश उड़ गए। उसने कहा, सन्यासी तुम्हें कैसे मालूम मेरा नाम कल्पना है? बोले मैं सब कुछ जानता हूं, आप क्यों आई है यहां पर? बोले मुझे पता चला है कि आप बहुत कुछ बताते हैं, भविष्य बताते हैं, वर्तमान बताते हैं और जो बीत गया वो भी बताते हैं, तो आप बताइए। बोले आप सुन सकोगी? बोले मैं पूरी रियासत चलाती हूँ सन्यासी, मैं बहुत कुछ सुन सकती हूँ और सुना सकती हूँ, आप बोलिए। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब मैं कल बताऊंगा कि उस सन्यासी ने उस रानी कल्पना को क्या बताया और रानी कल्पना सुन के कैसे भौचक्की हुई। सुनिएगा कल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।